हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक नागपाल एंड यू आर वाचिंग योर ओन यूट्यूब चैनल इंस्पायर फॉर यू। स्टूडेंट, आज के सेशन में हम साइंस का पेपर डिस्कस करेंगे। सेट वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो फर्स्ट सेट डिस्कस कर रहे हैं और सेकंड और फर्स्ट सेट में ऑलमोस्ट क्वेश्चन सिमिलर ही हैं, आगे पीछे हैं। तो मैक्सिमम फर्स्ट और सेकंड तो यहीं डिस्कस हो जाएगा। थर्ड और जो भी आपके पास सेट है आप मुझे सेंड कर दें, वो भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हमारे पास सेट वन में फर्स्ट क्वेश्चन था, एक्सप्लेन गिविंग रीजन व्हाई although the nuclear charge in atoms increase in moving from left to right in a period as well as in moving from top to bottom in a group in the modern periodic table, but the size of the atom does not vary similar in both situation। यानी यहां पर आपसे सिंपल ये कहा जा रहा है कि एक रीजन दीजिए कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो पीरियड में, पीरियड का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट जाने में पीरियड में, और टॉप टू बॉटम इंक्रीजिंग इन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड एज वेल एज इन मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। यानी लेफ्ट टू राइट जाएं तो भी इंक्रीज होता है, और टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे यानी ग्रुप में जाएं, ग्रुप में मूव करें तो भी इंक्रीज होता है। क्या इंक्रीज हो रहा है? तो यहां हो रहा है न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। आगे वो कह रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बट द साइज ऑफ द एटम डज नॉट वेरी सिमिलर इन बोथ सिचुएशन। लेकिन जो साइज है वो सिमिलर नहीं रहता है। न्यूक्लियर चार्ज तो दोनों तरफ बढ़ रहा है, लेकिन साइज, क्या साइज ऐसा रहता है? तो देखिए, न्यूक्लियर चार्ज पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। क्यों? तो पीरियड में नंबर ऑफ शेल क्या होती है? कांस्टेंट। शेल यहां पर कांस्टेंट होती है, केवल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अगर मैं ग्रुप की बात करूं, टॉप टू बॉटम बात करूं, तो टॉप टू बॉटम जब हम चलते हैं तो टॉप टू बॉटम चलते हुए यहां पर क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे जाते हैं वैसे वैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और साथ साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ते हैं, और जब भी प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। तो नीचे ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, क्योंकि यहां पर एटॉमिक नंबर बढ़ता है, और यहां पर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं। तो ये दोनों तरफ इंक्रीज होता है। लेकिन अगर हम साइज की बात करते हैं तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है? तो साइज हो जाता है आपका डिक्रीज, जबकि ग्रुप में टॉप टू बॉटम आने पर आपका साइज इंक्रीज हो जाता है। तो पीरियड में साइज डिक्रीज होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है और नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं होते हैं। पीरियड में शेल कांस्टेंट रहते हैं, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं होते हैं, और ग्रुप में नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं। हर सक्सेसिव स्टेप पर एक शेल इंक्रीज हो जाता है, जिससे एटम का साइज बढ़ जाता है। तो हमें यही देना था कि ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पीरियड में शेल रिमेन्स कांस्टेंट रहती है, जबकि ग्रुप में शेल्स रेगुलर बढ़ती है। और पीरियड में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, ग्रुप में न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो वो कह रहा है, एज शोन इन डायग्राम एज एल्यूमिनियम AB सस्पेंडेड हॉरिजॉन्टली बिटवीन द टू पोल्स ऑफ अ स्ट्रॉन्ग होर्सशू मैग्नेट in such a way that the axis of rod is horizontally and the direction of magnetic field is vertically upward. The rod is connected in series with a battery and a key। यानी यहां पर एक आपको सेटअप दिखाया गया है, और इस सेटअप में आपको बताया गया है कि जो मैग्नेट के बीच में क्या लगाया गया? रोड लगाया गया। रोड का डायरेक्शन B2A है। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? वो कह रहा है, व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन अ करंट इज पास्ड थ्रू द एल्यूमिनियम रोड फ्रॉम एंड B2A। यानी क्या होगा जब आप करंट पास करोगे B2A? तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? यहां पर हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल जब हम यहां पर लगाएंगे तो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा? इनसाइड द प्लेन होगा। यहां पर करंट का डायरेक्शन क्या होगा? इनसाइड द प्लेन होगा। ठीक है, फर्स्ट का आंसर ये हो गया। सेकंड की अगर हम बात करें तो वो कह रहा है, व्हाट चार्ज इज ऑब्जर्व्ड इन अ सिचुएशन इन विच द एक्सिस ऑफ द रोड AB इज मूव्ड एंड अलाइंड पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इज पास्ड इन द रोड इन द सेम डायरेक्शन। यानी अगर सेम डायरेक्शन में करंट पास होगा तो क्या होगा? तो यहां पर अगर ऐसा होगा तो यहां एंगल जो हो जाएगा वो एंगल हो जाएगा 0, और अगर यहां एंगल 0 हो गया तो यहां पर नो फोर्स एक्सपीरियंस्ड, नो फोर्स इज एक्सपीरियंस्ड। इट मींस यहां पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होगी, यानी यहां पर फोर्स नहीं पता कर पाएंगे क्योंकि यहां एंगल 0 हो जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, इसी का बी पार्ट है, मैग्नेटिक फील्ड इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, बट ठीक है। हाउ कैन दिस स्टेटमेंट बी प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट? तो इसको एक्चुअल में डायग्रामेटिकली प्रूव करना था, और मेरे हिसाब से ये बी पार्ट ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू ए। तो आपको बी करना चाहिए था, लेकिन अगर आपने जो भी कराया अगर सही किया है तो उस पर मार्क्स मिलेंगे। तो बार मैग्नेट में हमें पता है कि 2 पोल होते हैं, नॉर्थ टू साउथ। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ टू साउथ चलती हैं इस तरीके से।
ठीक है, हम इस तरीके से दिखाते हैं, एरो की डायरेक्शन बताती है, ये एरो बताता है कि किधर की किधर जा रहा है। और हमें पता है कि जो सेंटर पर होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वो क्या होती हैं, वो साउथ टू नॉर्थ होती हैं, वो साउथ से किधर होती हैं, नॉर्थ की तरफ होती है। तो वो कह रहा है कि आप कैसे प्रूव करोगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो हम हेल्प ऑफ डायग्राम, इस डायग्राम को बनाएंगे और यहाँ दिखाएंगे कि जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास है, वहां जहां पास पास होती है वहां मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है, जहां मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर होती है वहां मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, दो पोल्स होते हैं, एंड सो ऑन। इस तरीके से इसको एक्सप्लेन करना था। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। Using height, tallness, dwarfness of his plant of as an example, show that genes control the characteristic of trait in an organism। यानी यहाँ पर टॉलनेस और ड्वार्फनेस के लिए ट्रेट मानने हैं, यानी अगर आप टॉलनेस के लिए टी टी और कैपिटल टी और ड्वार्फनेस के लिए स्मॉल टी मानते हैं, सपोज करते हैं, तो आपको एक्चुअल में यहाँ पर मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन करना था। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस एक्सप्लेन करना है। यानी आपको पता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस का प्रोसेस क्या होता है कि पहले पेरेंटल क्रॉस होता है, पेरेंटल क्रॉस के बाद यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन में सारे ही टॉल मिलते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर इन टी का क्रॉस होता है। तो F2 जनरेशन में क्या होता है, तो F2 जनरेशन में अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का रेशियो मिलता है। यानी अगर मैं देखूं तो 1:2, इन ये दोनों सेम होते हैं, तो 1:2:1 या फिर 1:3, इस तरीके से। तो आपको ये एक्सप्लेन करना था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस यहाँ पर एक्सप्लेन करना था। इसका बी पार्ट भी है जिसके अंदर आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस ही एक्सप्लेन करना है, लेकिन उन्होंने बस रेड कलर्ड और व्हाइट कलर के लिए कह दिया है। तो आप उसका जीनोटाइप मान सकते हैं, रेड कलर के लिए कैपिटल आर मान लो, व्हाइट कलर के लिए आप स्मॉल आर मान लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये जीनोटाइप मान के आप इसी तरीके से मोनो हाइब्रिड क्रॉस ही आपको एक्सप्लेन करना था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, ओवेरी इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो अगर हम इन सब के फंक्शंस की बात करते हैं कि प्लेसेंटा का क्या फंक्शन होता है, तो शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो प्लेसेंटा का फाइनली काम क्या होता है, नरिशमेंट का, टू प्रोवाइड नरिशमेंट, टू प्रोवाइड नरिशमेंट। नरिशमेंट प्रोवाइड कराने का काम किसका होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कराने का काम होता है प्लेसेंटा का। फैलोपियन ट्यूब क्या होती है, तो फैलोपियन ट्यूब्स में बेसिकली क्या होता है, तो फैलोपियन ट्यूब्स में फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन का काम होता है। यूट्रस, तो यूट्रस का मेन काम क्या होता है, तो यूट्रस का मेन काम होता है इम्प्लांटेशन। यूट्रस का मेन काम होता है इम्प्लांटेशन होता है। और अगर वो फोर्थ पार्ट पूछ रहा है, ओवरी इन द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ओवरी के अंदर क्या होता है, तो ओवरी के अंदर होता है फॉर्मेशन ऑफ एग। यहां पर एग का फॉर्मेशन होता है, तो ओवरी के अंदर फॉर्मेशन ऑफ एग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे कह रहा है, द इंप्रूवमेंट इन अवर लाइफ स्टाइल हैज लीड टू द जनरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल, लिस्ट 2 रीजंस टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। यानी हमारी लाइफ का लाइफ स्टाइल जैसे जैसे चेंज होता जा रहा है, वैसे वैसे हम वेस्ट मटेरियल का अमाउंट बढ़ाते जा रहे हैं। यानी हम पॉलीथीन्स का ज्यादा यूज करने लगे हैं, पैकेट्स में चीजें आने लगी हैं। जैसे पहले हम, अगर हम मिल्क की बात करें तो पहले मिल्क हम अपने बर्तन में यानी यूटेंसिल्स में लाया करते थे, अब मिल्क के भी पैकेट आने लगे हैं। तो हर चीज, यानी वो कह रहे हैं कि वेस्ट मटेरियल का ज्यादा यूज हो रहा है। लिस्ट 2 रीजन टू जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। तो इसको बस थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करना था, थ्योरेटिकल कंसेप्ट है ये। तो यहाँ हर बच्चा अपने अपने हिसाब से लिखता है, बस आपका जो टॉपिक है वो इससे कोरिलेट करना चाहिए, यहाँ प्रॉपर मार्क्स मिल जाते हैं। यहाँ पर कोई खास प्रॉपर आंसर नहीं देंगे हम, क्योंकि प्रॉपर आंसर नहीं दे सकते, क्योंकि हर बच्चे ने अपने हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से लिखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज इन पैकेजिंग हैज रिजल्टेड इन वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो ये भी थ्योरेटिकल है, ये भी उसी से रिलेटेड है। तो यहाँ भी हर बच्चे ने अपने हिसाब से एक्सप्लेनेशन दिया होगा, पर्टिकुलर आंसर हम यहाँ पर नहीं दे पाएंगे। तो इसके लिए आपने जो लिखा है बस यहाँ कोरिलेट करना चाहिए, इसको आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, डिफरेंशिएटिंग बिटवीन बाइनरी एंड मल्टीपल फिशन। ठीक है, तो बाइनरी फिशन इन अमीबा, डिफरेंशिएट बिटवीन बाइनरी फिशन इन अमीबा एंड बाइनरी फिशन इन लेशमेनिया। बाइनरी फिशन इन अमीबा और बाइनरी फिशन इन लेशमेनिया में क्या डिफरेंशिएट होता है, तो अमीबा और लेशमेनिया में क्या डिफरेंशिएट होता है। ये बाइनरी फिशन क्या होता है, ये तो सभी को आपको पता है कि जब क्या एक ऑर्गेनिज्म, वन ऑर्गेनिज्म किसमें स्प्लिट हो जाता है, 2 ऑर्गेनिज्म में स्प्लिट हो जाता है, तो वो क्या होता है, बाइनरी फिशन होता है। अब अमीबा और लेशमेनिया में क्या डिफरेंस होता है, तो वो भी आप लोगों को जनरली पता होगा, तो इजीली ये हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, हाउ डज रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस इन मलेरियल पैरासाइट्स। मलेरियल पैरासाइट्स में रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, तो आपको ये भी पता होगा। मलेरियल पैरासाइट्स में पैरासाइट जनरली क्या होते हैं, तो मलेरियल पैरासाइट्स का अगर हम बात करें तो प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम कहाँ होता है भैया बच्चों, प्लाज्मोडियम में अगर हम कहें तो जहां मल्टीपल फिशन होता है वहां पर भी इसका आंसर बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जा रहे हैं 7, consider the carbon compound having following molecular formula, state the number of double covalent bond in C3H6। C3H6 के अंदर
C3H6 के अंदर कितने डबल बॉन्ड होंगे। तो C3H6 की स्ट्रक्चर आप कुछ इस तरीके से बना सकते हैं कि C3H6 की स्ट्रक्चर ये बनेगी और यहाँ पर केवल वन डबल बॉन्ड है, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, राइट द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज टू विच द कार्बन कंपाउंड C4H6। देखिए C4H6 को अगर आपको आइडेंटिफाई करना है क्या है, तो आपको जनरल फॉर्मूला पता होना चाहिए, और ये जनरल फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है CnH2n-2 को। तो CnH2n-2 को अगर ये फॉलो करता है तो ये क्या है, ये एल्काइन है, और एल्काइन का फर्स्ट मेंबर जो होता है वो होता है C2H2। देखो फर्स्ट मेंबर ये होगा, सेकंड मेंबर एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन इंक्रीज होंगे तो ये हो जाएगा C3H4, और थर्ड मेंबर हो जाएगा C4H6। इट मींस फर्स्ट मेंबर कौन सा है, C2H6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द अबव कंपाउंड फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा बच्चों को, क्योंकि रिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं बच्चों, तो रिंग यहां पर हमारा कौन बना सकता है, यहां पर रिंग आपका C3H6 भी बना सकता है। देखिए C का 3 कार्बन है जिनको हम ऐसे रख देंगे, और H6 है, 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6, तो यहां रिंग बन गया है। ठीक है, यहां भी रिंग बन गया है। और अगर हम बेंजीन की बात करें तो ये जो C6H6 होता है ये भी बेंजीन होता है, और ये भी एक रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ इन्होंने क्लियर नहीं करा है कि सैचुरेटेड रिंग बनना है या अनसैचुरेटेड रिंग बनना है। तो अगर आप C3H6 लगाएंगे तो भी ठीक हो जाएगा, C6H6 अगर लगाया होगा तो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने क्लियर नहीं करा कि ये सैचुरेटेड रिंग है या अनसैचुरेटेड। अगर वो सैचुरेटेड रिंग कहता तो फिर ये बनता, और अगर वो अनसैचुरेटेड रिंग कहता तो ये बनता, लेकिन वहां सैचुरेशन अनसैचुरेशन की बात नहीं की गई है, तो आंसर दोनों हो सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, मैंने आपको बना के भी दिखा दिए। आइडेंटिफाई विच ऑफ द अबव कंपाउंड इज ए मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज। एल्केन क्या होता है, तो CnH2n+2 को जो फॉलो करता है वो एल्केन होता है, और यहां पर एल्केन हो जाएगा आपका C3H8। अगर आप इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट करेंगे तो यहां पर C3H8 इसका आंसर हो जाएगा। होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। आगे बढ़ रहे हैं, नेम द एलिमेंट हुज कंपाउंड फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इन मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। व्हाई डिड मेंडलीव चूज दीज एलिमेंट्स, हाउ द फॉर्मूला ऑफ दिस कंपाउंड हैड हेल्प्ड मेंडलीव इन डिसाइडिंग द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन हिज पीरियोडिक टेबल। यानी मेंडलीव ने ऐसे वो कौन से कंपाउंड बनाए थे जिनके बेसिस पर पूरी मेंडलीव टेबल को एक्सप्लेन किया गया था, और वो कौन से एलिमेंट हैं उनको बताइए, और वो कंपाउंड कौन से हैं वो भी बताइए। तो देखो वो जो एलिमेंट थे जिसको बेसिक क्राइटेरिया मानकर मेंडलीव ने कंपाउंड्स को एक्सप्लेन किया था, वो थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो एलिमेंट्स थे, और इनके कंपाउंड जो बनाए थे वो हाइड्राइड बनाए थे। हाइड्रोजन से हाइड्राइड बनाया था, और ऑक्सीजन से ऑक्साइड्स बनाए थे, यानी जैसे Na2O MgO, इस तरीके से इसने एक्सप्लेन किया था। और यहाँ पर इन्हें मेटल को जो माना था, अगर आप पेरियोडिक टेबल देखोगे तो R माना था, जैसे यहाँ हो जाएगा R2O RO, ऐसे ही यहाँ पर RH R2H, इस तरीके से ये कंपाउंड्स बने थे। राइट द ट्रॉपिक लेवल। तो ट्रॉपिक लेवल आपको पता है कि लोअर लेवल से हायर लेवल की ओर हम जाते हैं, यानी जैसे अगर ट्रॉपिक लेवल का एक जनरल एग्जांपल दूं तो एक हो गया आपका ग्रास, सब ये लोवेस्ट ट्रॉपिक लेवल है, उसके ग्रास को हमारे जो हर्बीवोरस खाएंगे। सेकंड ट्रॉपिक लेवल हो गया हर्बीवोरस को क्या है, तो सॉन, बड़े हर्बीवोरस का, या कार्निवोरस इन सॉन। तो ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, ये थ्योरेटिकल है, ये आपने लिख दिया होगा। व्हाई आर ऑटोट्रॉप्स कंसिडर्ड टू बी एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल ऑफ द फूड चेन। ऑटोट्रॉप्स को फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल क्यों कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ऑटोट्रॉप्स कौन होते हैं, जो अपना फूड खुद फॉर्म करते हैं, और जो अपना फूड खुद फॉर्म करते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट्स, और ये क्या है, ऑटोट्रॉप्स। तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में इसलिए आते हैं क्योंकि ये अपना फूड फॉर्मेशन खुद करते हैं, और इन पर डिपेंडेंसी होती है अदर ट्रॉपिक लेवल की। स्टेट द रीजन फॉर द लिमिटेड नंबर ऑफ द ट्रॉपिक लेवल इन नेचर। तो रीजन दीजिए कि जो ट्रॉपिक लेवल है वो लिमिटेड क्यों है। तो देखो ये टॉपिक लेवल लिमिटेड इसलिए होता है क्योंकि आपने एक 10% रूल समझा होगा। तो 10% रूल में क्या होता है, सन से आने वाली एनर्जी का केवल 1% फर्स्ट टॉपिक लेवल गेन करता है, उसके बाद उसका जो भी एनर्जी उसने गेन करी है उसका 10% आगे नेक्स्ट टॉपिक लेवल में जाता है, फिर 10% नेक्स्ट टॉपिक लेवल में जाता है। तो वो एनर्जी का लेवल डाउन 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 होता चला जाता है, इसलिए लिमिटेड नंबर है टॉपिक लेवल के। इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना था। क्वेश्चन नंबर 10 में, इन फ्लावरिंग प्लांट द pollen grains are transferred to stigma by pollination but the female germ cells are present in ovary, explain with the help of a label diagram। तो यहाँ पर कोई खास नहीं थी, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। आपको इस तरीके से आपको कुछ डायग्राम बनाना था, और इस तरीके से डायग्राम बना के आपको ये प्रॉपर एक्सप्लेन करना था। तो इस तरीके से आपको यहाँ पोलन ग्रेन की एंट्री दिखानी थी, और सो ऑन, इस तरीके से पोलन ग्रेन आ रहा है, यहाँ ओवेरी का है पार्ट, इसमें जाके ये
इस तरीके से एक्सप्लेन करना था पॉलन ग्रेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो टू डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन, डायमंड एंड ग्रेफाइट हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड वेरी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इवन थ्रू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, एक्सप्लेन व्हाई। तो आपको पता है कि एलोट्रॉप्स जो होते हैं, एलोट्रॉप्स हम डेफिनेशन में ही वही कहते हैं कि वो दो सब्सटेंस जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, उनको एलोट्रॉप्स बोलते हैं। तो डायमंड और ग्रेफाइट एक दूसरे के एलोट्रॉप्स हैं। तो वो कह रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी इवन थ्रू देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। तो क्यों ऐसा होता है? तो सबसे देखो, एलोट्रॉप्स में फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब इनकी स्ट्रक्चर, सबसे पहला आता है इनकी स्ट्रक्चर। डायमंड में हर एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा होता है और एक कॉम्पैक्ट टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाता है, जबकि ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा होता है और शीट्स फॉर्म करते हैं। ये शीट्स फॉर्म करते हैं। यहां पर एक शीट और दूसरी शीट के बीच में वीक वैंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं ग्रेफाइट में, जबकि यहां एक शीट और दूसरी शीट के बीच में स्ट्रॉन्ग शीट नहीं बनती है। यहां पर डायमंड में यहां पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक कंप्लीट नेटवर्क बनकर आता है, ठीक है, जिसकी वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। ग्रेफाइट जो है एक नॉन जो हमारा डायमंड है ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, जबकि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, क्योंकि यहाँ पर इसकी एक वैलेंसी फ्री भी होती है। ग्रेफाइट जो है अगर हम कहें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लुब्रिकेंट में यूज होता है। डायमंड एक एक्सपेंसिव मटेरियल है और बहुत सारी जगहों पर इसका यूज किया जाता है। ग्लास कटिंग में इसका यूज किया जाता है, ऑर्नामेंट्स में इसका यूज किया जाता है। तो सॉन इस तरीके से एक्सप्लेन करना था आपको। आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपसे कह रहा है इसका बी पार्ट में कि स्टेट द रीजन व्हाई कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन। देखिए, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। अब कार्बन अपने आप में बहुत छोटा एलिमेंट होता है और अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, यहां से निकलवाएंगे, तो हमें बहुत बड़ी एनर्जी देनी पड़ेगी, जितनी एनर्जी कार्बन बियर नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं करता है। अब 4 नेगेटिव क्यों नहीं फॉर्म करता है? तो 4 नेगेटिव इसलिए फॉर्म नहीं करता है क्योंकि कार्बन एक छोटा एलिमेंट है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स, या मैं कहूं कि इलेक्ट्रॉन्स, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और प्रोटॉन्स इसके पास होंगे 6, क्योंकि प्रोटॉन्स कभी चेंज नहीं होते हैं किसी एटम के अंदर। तो क्या होगा कि 6 प्रोटॉन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स को बियर नहीं कर पाएंगे। 6 पॉजिटिव चार्ज 10 नेगेटिव को बियर नहीं कर पाएगा ड्यू टू स्मॉल साइज, दैट्स व्हाई दे डू नॉट फॉर्म C4 नेगेटिव, इसलिए C4 नेगेटिव भी नहीं बनाएंगे। आगे कह रहा है हाउ डज कार्बन ओवरकम द दिस प्रॉब्लम टू फॉर्म कंपाउंड। तो इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए कार्बन क्या करता है? तो कार्बन यहां पर कोवलेंट बॉन्डिंग करता है, ना तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है ना ही वो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। यहां पर कार्बन कोवलेंट बॉन्डिंग करता है। होप सो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो बोरिंग हो जाएगी, इसलिए आई स्टूडेंट वांट टू यूज एन इलेक्ट्रिक हीटर एन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड एन इलेक्ट्रिक फैन साइमल्टेनियसली। यानी एक बच्चा है जो इलेक्ट्रिक हीटर को, इलेक्ट्रिक बल्ब को और इलेक्ट्रिक फैन को यूज करना चाहता है एक साथ। हाउ शुड दीज गैजेट्स बी कनेक्टेड विद द मेन्स। आपको पता है हम अपने घर में किसी भी चीज को जो कनेक्ट करते हैं मेन से, वो हमेशा किससे करते हैं? पैरेलल। तो वो क्या होगा, वो कैसे उसको कनेक्ट करना चाहिए? पैरेलल करना चाहिए। जस्टिफाई और आंसर गिविंग रीजन। अब इसका अगर हम रीजन दे कि पैरेलल हम क्यों इसको कनेक्ट कर रहे हैं, तो पैरेलल रीजन देने का है कि मैं इसके हम 3 से 4 रीजन बता सकते हैं कि पैरेलल सर्किट के अंदर वोल्टेज क्या रहता है? सेम। यहां पर दूसरी कंडीशन होती है जो करंट होता है, करंट यहां पर डिवाइड हो जाता है। करंट डिवाइड हो जाता है यानी एपरेटस की रिक्वायरमेंट के हिसाब से करंट पास हो जाता है। दूसरी कंडीशन है पैरेलल में जोड़ने की। तीसरी कंडीशन है कि यहां पर रेजिस्टेंस, ऑल ओवर रेजिस्टेंस यहां पर क्या रहती है? लो रहती है। और फोर्थ कंडीशन होती है कि अगर एक अप्लायंस बंद भी हो जाए, इफ वन अप्लायंस स्टॉप, अगर एक अप्लायंस बंद हो जाए तो सारे अप्लायंस बंद नहीं होते हैं, दूसरे कंटिन्यूएशन में रहते हैं। तो ये पैरेलल में जोड़ने के फायदे हैं, या इस हम इस तरीके से रीजन दे सकते हैं। व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक फ्यूज? तो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है? तो आपको पता है ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज इट इज एन सेफ्टी डिवाइस, ये एक सेफ्टी डिवाइस है, ठीक है, ये एक सेफ्टी डिवाइस होता है। अच्छा, इसको वो पूछ रहा है हाउ इज इट कनेक्टेड टू सर्किट, ये सर्किट में कैसे जुड़ता है? तो ये सर्किट में सीरीज में जोड़ा जाता है। ये आपको ध्यान रहना चाहिए कि सेफ्टी फ्यूज सीरीज में जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। एन इलेक्ट्रिक मोटर रेटेड, यानी इलेक्ट्रिक मोटर की जो रेट है वो, यानी पावर जो दी है वो 1100 वॉट की दी है, 1100 वॉट पावर दी है, ठीक है। उसकी जो पावर के बाद जो अगर हम कहें कि आपको V दिया है, V पोटेंशियल कितना दिया? तो 220 वोल्ट दिया है आपको, और आपसे कहता है फाइंड द करंट, I पूछ रहा है। तो I के लिए आप फॉर्मूला लगा सकते हो, P इज इक्वल टू होता है VI, और I आप फाइंड करेंगे यहां से, तो I इज इक्वल टू हो जाएगा P अपॉन V। यानी 1100 को आप जब डिवाइड करोगे, 1100 को आप डिवाइड करोगे 220 से, तो 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका ऑल ओवर डिवाइड होके 5 आ जाएगा। तो I यहाँ पर 5 एम्पियर आएगा। आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर यहाँ पर 5 एम्पियर होगा।
इसके बाद अगर हम बात करें द एनर्जी कंज्यूम्ड इफ द मोटर इज यूज फॉर द 5 आवर्स डेली फॉर 6 डेज, तो अगर एनर्जी की बात करें तो आपको एनर्जी का फॉर्मूला भी पता होता है, एनर्जी इज इक्वल टू होता है पी इंटू टी, पावर इंटू टाइम। और अगर हम पावर की बात कर रहे हैं तो पावर तो यहाँ पर 1100 है, टाइम पीरियड क्या है 5 घंटे रोज है, 5 घंटे और 6 दिन के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 3300, 3300 नहीं 33,000, 33,000। लेकिन ये क्या होगा 33,000, ये जो यूनिट है वाट आवर में है, और हमें पता है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो यूनिट होती है वो किलो वाट आवर में होती है, तो किलो वाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, 30 से 30 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर जो एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी 33 किलो वाट आवर एनर्जी आ जाएगी। आगे वो कह रहा है टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड इफ द रेट ऑफ 1 यूनिट इज 5, अगर 5 रुपए की एक यूनिट है तो कितनी कॉस्ट लगेगी, तो टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी 33 यूनिट्स को आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नियर अबाउट 165 आएगा, और ये हो जाएगी आपकी रेट, यानी इतना 5 रुपए यूनिट से फूकेगा, यानी हमारे पैसे लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है और में कि स्टडी द फॉलोइंग सर्किट एंड फाइंड। देखिए अगर आप इस सर्किट को सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले आप इसको और इस वाले रेजिस्टेंस को क्या जोड़ दें सीरीज में, जब आप 4 + 6 को सीरीज में जोड़ोगे तो 10 बन जाएगा, यानी ये पैरेलल और ये वाला जो ये दोनों मिलके एक पैरेलल बन जाएंगे, तो यहां भी 10 ओम की हो जाएगी और ये भी 10 ओम की हो जाएगी। अब इनको हम पैरेलली सॉल्व कर लेंगे, पैरेलली सॉल्व करेंगे तो 1/10 + 1/10, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/10 आएगा और ऑल ओवर ये से सॉल्व करके 5 आ जाएगा, तो ऑल ओवर सॉल्व करके 5 आ जाएगा, यानी ये तीनों रेजिस्टेंस फाइनली सॉल्व करके कितनी बन गई 5 ओम की बन गई। और अब 10 ओम 5 ओम और ये वाला 5 ओम तीनों क्या है सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो जब 5 ओम 10 ओम और 5 ओम तीनों को जोड़ेंगे आप तो 20 ओम आ जाएगा, तो इट मींस आपका इफेक्टिव रेजिस्टेंस जो है यहां पर आंसर आएगा आपका 20 ओम, फर्स्ट आंसर। सेकंड आंसर की बात करते हैं करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी, यहां पर आपसे करंट पूछा गया है, तो करंट के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है ओम्स लॉ के हिसाब से V = IR, तो आप I = कर सकते हो V/R, और अगर आप I = V/R करते हो तो V भी आपके पास 20 है, R भी आपके पास 20 है, 20 से 20 कैंसिल आउट होगा और आपका आंसर आ जाएगा 1 एम्पियर, तो यहां सेकंड आंसर जो होगा आपका 1 एम्पियर आ जाएगा। थर्ड की बात करें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है, तो आपको I आपके पास है, ठीक है, आपके पास R आपके पास है, तो आपको क्या निकालना है V आपको निकालना है, तो V = IR जब आप करेंगे यहां पर V = IR, और I की वैल्यू आपके पास क्या है, तो I की वैल्यू आपके पास अभी अभी हमने फाइंड करी है 1 और R की वैल्यू 5 है, तो यहां पर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, आपका 5 वोल्ट आ जाएगा, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा, यानी फर्स्ट आंसर आपका 20 है, सेकंड आंसर आपका 1 एम्पियर है, और थर्ड आंसर आपका 5 वोल्ट है। होप सो ये भी आपको क्लियर होगा, और थोड़ा फास्ट किया है क्योंकि आपको केवल आंसर चाहिए इसलिए। नेक्स्ट सेक्शन सी की ओर जाते हैं, एक एक्टिविटी दी है, आपसे कहता है ए बी इज अ कॉइल ऑफ कॉपर वायर हैविंग ए लार्ज नंबर ऑफ टर्न, द एंड ऑफ द कॉइल आर कनेक्टेड विद अ गैल्वेनोमीटर एज शोन फिगर, ठीक है, व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ द स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज मूविंग टुवर्ड द बी ऑफ द कॉइल ए डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड। नो डाउट कि अगर हम एक हम स्टेशनरी कॉइल के अराउंड कोई बार मैग्नेट घुमाते हैं तो नो डाउट वहां पर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है और इंड्यूस करंट जनरेट होगा, ठीक है, तो वो कहना है स्टेट द रीजन फॉर यूजिंग गैल्वेनोमीटर इन द एक्टिविटी। गैल्वेनोमीटर का क्या है, तो गैल्वेनोमीटर क्या बताएगा, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि वो प्रेजेंस ऑफ करंट बता पाए, डायरेक्शन ऑफ करंट भी बता दे और प्रेजेंस ऑफ करंट भी बता दे कि करंट जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और करंट हो रहा है तो किधर किस डायरेक्शन में हो रहा है। आगे वो कह रहे हैं व्हाई डज इट्स नीडल डिफ्लेक्ट मोमेंटरीली व्हेन मैग्नेट इज मूव टुवर्ड्स द कॉइल, क्यों ऐसा होगा, तो बच्चों यहाँ पर जब हम कॉइल को मूव करेंगे तो यहाँ पर चार्ज जनरेट होगा, और चार्ज जो होगा चार्ज क्या करेगा, जब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इसको करेंगे तो यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स जब जनरेट होगा तो वहां पर क्या जनरेट होगा, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा, इंड्यूस्ड करंट, ठीक है, इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा। आगे वो कह रहा है व्हाट वुड बी ऑब्जर्व इन द गैल्वेनोमीटर इन अ सिचुएशन व्हेन द कॉइल एंड द बार मैग्नेट बोथ मूव विद द सेम स्पीड इन द सेम डायरेक्शन, जस्टिफाई योर आंसर। अगर दोनों को सेम स्पीड और सेम स्पीड से मूव कराएंगे, बार मैग्नेट को भी और सेम डायरेक्शन में मूव कराएंगे, तो यहाँ रिजल्टेंट, यहाँ पर जो रिजल्टेंट करंट होगा, यहाँ रिजल्टेंट करंट की अगर हम बात करें तो यहाँ रिजल्टेंट करंट कुछ नहीं होगा, यानी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिजल्टेंट करंट यहाँ पर 0 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, स्टेट द कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दिस एक्टिविटी, विल देयर बी एनी चेंज इन द मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज इंक्रीज्ड एंड ए मोर स्ट्रॉन्गर मैग्नेट इज मूव टुवर्ड द कॉइल। तो देखो क्या होगा, अगर हम बात करें इंड्यूस करंट की बात करें तो इंड्यूस करंट क्रिएटेड होगा बिटवीन द चार्ज ऑफ द कॉइल, ठीक है, इंक्रीज
यानी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर आप वो कह रहे हैं विल देयर बी एनी चेंज इन मोमेंटरी डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इफ नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल इज इंक्रीज, अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दिए जाएं तो भैया अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो करंट भी इंक्रीज हो जाएगा, इंड्यूस करंट यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन शॉर्ट क्या है कि पहला आंसर तो आपका इंड्यूस करंट बनता है, दूसरा आंसर यहाँ पर नो इंड्यूस करंट बनता है, यानी यहाँ रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा, इसलिए यहाँ नो इंड्यूस करंट, और थर्ड आंसर हो जाएगा यहाँ पे इंक्रीमेंट जरूर होगा। आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे है व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये तो डायरेक्ट डेफिनेशन है जो आप कवर कर सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, आपको पता है। ठीक है, और इसके बाद पता होगा कि अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड है और हम इसमें कोई कॉइल रोटेट कराएं, या फिर कॉइल फिक्स्ड है मैग्नेटिक फील्ड रोटेट कराएं, तो क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होने लगता है, करंट जनरेट हो जाता है, जिसको इंड्यूस करंट बोलते हैं। वो कह रहा है व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन अ स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज हेल्ड स्टेशनरी नियर वन एंड ऑफ द कॉइल ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स, जस्टिफाई योर आंसर। भाई अगर हमने कहा इंड्यूस करंट जब तब जनरेट होता है जब क्या हो, कोई मोमेंट में हो। अब यहाँ वो स्टेशनरी कर रहा है, तो अगर वो स्टेशनरी कर रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो इंड्यूस्ड करंट, नो इंड्यूस करंट, यहाँ पर कोई इंड्यूस करंट जनरेट नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है, सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय डिफरेंट फैक्टर इन वेरियस स्पीशीज, सम एनिमल्स रिलाई एंटायरली ऑन द एनवायरमेंटल cues, while in some other animals the individual can change their sex during their lifetime, indicating the sex of the some species in the, ये एनसीईआरटी की आपकी लाइंस है, इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड, हाउएवर इन ह्यूमन बीइंग द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल इज लार्जली डिटरमाइंड जेनेटिकली। तो फर्स्ट आंसर में वगैरह इन व्हाट वे आर द सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स एंड वाई डिफरेंट इन साइज, एक्स और वाई कैसे चेंज होते हैं, डिफरेंट होते हैं। नेम द मिसमैच पेयर ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम इन ह्यूमन। ठीक है, मिसमैच पेयर कितने होते हैं, ठीक है, नेम द मिसमैच पेयर, कौन सा है मिसमैच पेयर, सारे सेम होते हैं, एक ही मिसमैच होता है जिसको हम एक्स वाई बोलते हैं। ठीक है, वो कह रहा है राइट द नंबर ऑफ पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग, कितने क्रोमोसोम्स होते हैं। तो बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला कंसेप्ट है, वो कह रहा है राइट द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट इन द ह्यूमन बीइंग इन विच वन ऑफ द पेरेंट मेल फीमेल परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। कुछ बच्चों ने यहाँ 23 पेयर्स आंसर लिखा होगा और कुछ ने 1 पेयर लिखा होगा। तो देखिए टीचर इतना तो कंसीडर कर लेगा कि वैसे तो टोटल पेयर तो 23 होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सेक्स पेयर होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स होता है, जिसकी वजह से सेक्स डिटरमाइंड होता है, वो 1 पेयर ही होता है। ठीक है, Cite is two examples justify the statement sex of an individual is not always determined genetically। तो इस ये थोड़ा थ्योरेटिकल है कि आपको जस्टिफाई करना है कि जो इंडिविजुअल का सेक्स है वो हमेशा डिटरमाइंड जेनेटिकली नहीं होता है। ठीक है, कई बार जेनेटिकली नहीं होता है, कि जरूरी नहीं है कि हमेशा बॉय या बॉय ही हो या गर्ल ही हो। तो इसके लिए आपको इसमें एक्सप्लेनेशन देना था, थ्योरेटिकल है, आपने अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया होगा। वैसे अगर मैं समझता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट करने से बेटर था कि क्वेश्चन नंबर 15 का बी पार्ट करते। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू शो दैट सेक्स इज डिटरमाइंड जेनेटिकली इन ह्यूमन बीइंग। आपको ये फ्लो चार्ट आपको आता होगा, बहुत आसान होता है, एक्स 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 वाई वाला। ठीक है, कि एक्स एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और वाई वाई क्रोमोसोम्स होते हैं। जब इसका एक्स इसके एक्स से मिलता है तो क्या होता है, बेबी गर्ल होती है, ये एक्स ये वाई से मिलता है तो क्या हो जाता है, एक्स वाई होता है, बेबी बॉय होता है, एंड सो ऑन। इस तरीके से जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं आपको आता होगा ये वाला। तो ये ज्यादा आसान था एज कम्पेयर टू दिस। वैसे आसान ये भी था, यहाँ भी पूरे नंबर मिल सकते थे। होप सो मैंने थोड़ा स्पीड में लिया है। ये पार्ट 1 था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेट 2 और 3 को एक्सप्लेन करूंगा। सेट 2 में मैक्सिमम क्वेश्चन सेम थे, इसलिए यहां से ही कवर हो जाएंगे। कुछ जो क्वेश्चन डिफरेंट है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूंगा, और सेट 3 भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपके पास कोई और सेट है या सेट 3 भी है तो आप मुझे यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ठीक है, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।